वन स्टार्ट करते हैं जी, कैप वन का। जी बोरिंग कॉस्ट में, बुक दिखाएं ज़रा। बोरिंग कॉस्ट में अगर अब आप गौर करें तो बुक्स ओपन कर लें अगर, तो इमरान लिमिटेड वाला सवाल मैंने कल करवा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 4 अल्फ़ा ट्रेडिंग भी हमने कल कर लिया। अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ये भी बुक आने से पहले मैं आपको पेज नंबर 273 पे हूँ, पेज 273 पे हूँ मैं। ये सवाल जो है ना स्पिन इंडस्ट्रीज, ये सवाल भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आपकी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ी नंबरिंग चेंज है, ये पुरानी मेरे पास बुक है। तो स्पिन इंडस्ट्रीज भी आपको मैंने क्लास में करवाया था, वो हैंड आउट के अंदर था, तब तक बुक आपके पास अभी आई नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मार्वलस, ये आज आपका होमवर्क बनेगा। 7 ग्रेनाइट कॉरपोरेशन, इसको मैंने थोड़ा इससे भी मुश्किल करके आपको जो है वो करवा दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट अगर देखें तो सिर्फ कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है 2 साल की, लेकिन मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड भी निकालें। फिर इस सवाल के अंदर लाइफ गिवन नहीं है, हमने लाइफ ऐड कर ली थी और हमने कंसल्टेंट को भी ऐड कर लिया था बीच में। तो ओरिजिनल सवाल ये है पास पेपर का, जो हैंड आउट में आपको दिया था उसमें मैंने 2-3 चीज़ें येलो की हुई थी, आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। जी क्या वो मैंने करवाया है? नहीं ना करवाया। फिर जब होमवर्क दूंगा तो डिस्कस करूंगा ना। किसने पूछा? आज होमवर्क में देखो ना क्या कुछ है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात ज़रा इधर देख लें। मैंने आपको ये कहा था कि सिलेबस में तो आपके नहीं है ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे डिबेंचर्स हैं, लोन नोट्स हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है, आई कैप ने अपने 1-2 क्वेश्चंस के अंदर इसको रखा हुआ है। जैसे अगर आप आई कैप क्वेश्चन बैंक ओपन करें तो दोनों के पास बुक नहीं है, ये तो है मेरे पास है ना, आप दोनों में से किसी एक ज़रा प्लीज़ ज़रा शेयर कर लें थोड़ी देर के लिए, एक बुक इधर, ठीक है। थोड़ी देर के सिर्फ देखना होता है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गुगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई कैप की एग्जाम्पल 6 है, 7 बल्कि क्वेश्चन 282 एग्जाम्पल 7 है आई कैप की, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा ये ना थोड़ा सा बुक के अंदर ये कर लिया गया है, सुन लें। आई कैप की जितनी एग्जांपल्स हैं या तो बहुत बेसिक वाली हैं जो अपनी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, जो आई कैप के फुल फ्लेज क्वेश्चन बनते हैं ना, उनमें कुछ क्वेश्चन उसने पास पेपर के एज इट इज़ अपने डाले होते हैं। तो जो पास पेपर बुक के अंदर पास पेपर्स वाली साइड पे आ जाते हैं वो फिर क्वेश्चन बैंक में रिपीट नहीं किए जाते। इसलिए आपको जो एग्जांपल्स कम नजर आएंगी ना, कि देखो जी 7, ये तो 3 से शुरू हुआ है, 7 पे रुक गया, एक बात है। तो कंप्लीटनेस इंश्योर की कि ये आई कैप के क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बैंक के अंदर पड़े होंगे या पास पेपर में, क्योंकि आई के अपने पास पेपर्स अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर डाले हुए हैं तकरीबन, ठीक है ना। इसलिए इससे परेशान नहीं होना, वो मैंने देख लिया था कि क्वेश्चन सारे आते रहे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है खान लिमिटेड, इसमें उसने क्या कर दिया, इसमें उसने लिख दिया खान लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग लोन अरेंजमेंट्स एट यकम जनवरी 20, 7% डिबेंचर्स, 8% लोन नोट्स, 12% लाइन ऑफ क्रेडिट, 10% रनिंग फाइनेंस अरेंजमेंट। अब ये मुश्किल नाम दे दिए इसने, भाई ये सारे ही लोन्स हैं, क्या हैं। अब जनरल लोन कैसे हैं, खान लिमिटेड हैज फॉलोइंग लोन अरेंजमेंट्स, ये उसने लिख के आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी सी बात ऐसे कर दी थी, है तो ये FAR 2 के सिलेबस में। मैंने कहा था लोन नोट्स या डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, जैसे शेयर्स इशू करती है शेयर कैपिटल के लिए, तो ओनर घर से पैसा लेके आते हैं, वो कभी वापस नहीं जाता इक्विटी, और उस पर डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता। ऐसे ही कंपनी लोन नोट से डिबेंचर्स भी इशू करके पैसा रेज कर सकती है जनरल पब्लिक से, लेकिन उस केस के अंदर वो एक खास मुद्दत के लिए लिए गए पैसे होते हैं, ठीक है, और वो खास मुद्दत के बाद वापस भी होने होते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी फिक्स पे होना होता है। तो वो जस्ट लाइक लोन बैंक से नहीं लिया, लोगों से ले लिया, ठीक है ना। अब अपने पास लिख लें अपने पास, आपके लिए एप्लीकेबल क्या है। आपके लिए एप्लीकेबल यहां पर, मेरी बात सुन लें, पहले सुन तो लें। FAR 2 में तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जब पढ़ने हैं तो आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी, यानी कि अगर कंपनी ने डिबेंचर या लोन नोट इशू किया है तो उसने पैसा लिया लोगों से, ये लायबिलिटी है। और जो अगर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया इसको, तो उसकी किताब में तो ये एसेट होगा ना, वो आप पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं। इसलिए आसान कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अपने पास एक जुमला लिखें, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, TFCs मतलब टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये मुश्किल नाम है, आप इसको छोड़ें,
मैं जो लिखवाया पहले लिखवा दो मुझे भी। लोन नोट्स, एक मिनट ये तो लिख लूँ। लोन नोट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स, KFC नहीं TFC, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और बस रहने देना, हम थोड़ा सा साफ में रह लो। TFCs या एक और होता है रिडीमेबल, ये तो मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये एक चीज़ सिर्फ आपको मैंने पढ़ानी है, ठीक है। शेयर कैपिटल जब इशुएंस पढ़ाऊंगा ना, और शेयर इक्विटी पढ़ रहे होंगे तो उस चैप्टर के अंदर जब एक बात हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा शेयर कैपिटल किस किस किस्म का होता है, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो रिडीमेबल भी होता है, इरिडीमेबल, ये सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपको याद रखने की बात क्या है, अगर लोन नोट्स लिख दे इशूड हैं, डिबेंचर्स इशूड हैं, बॉन्ड्स इशूड हैं, TFCs इशूड हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड हैं, अगर ये 4-5 चीजें इशूड के नाम से आ जाएं तो इसका मतलब ये लोन है। क्या है? ये इक्विटी नहीं है, ये क्या है? लोन है। और इसके साथ इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा जब भी सवाल आएगा। वो यूं कहेगा 10% लोन नोट्स, 8% डिबेंचर्स, 10% बॉन्ड्स, 15% TFCs या 8%, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मतलब क्या है भाई? वही लोन ही है। अब थोड़ी सी आपको साइंस समझा दी मजबूरन, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता बात, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है। ये आपने इशू करना नहीं सीखना, वहां पे तो FAR 2 में आप इनको इशू करना सीखेंगे, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। अगर आपने इशू किया तो ये आप पे लायबिलिटी है, अकाउंटिंग सीखेंगे। और अगर आपने इनको किसी ने इशू किया और आपने खरीदे हैं तो आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, इसकी अकाउंटिंग सीखनी है आपने FAR 2 में जाके। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि ICAP ने अपनी किताब के एक क्वेश्चन के अंदर इनमें से 2 नाम इस्तेमाल कर लिए, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन दिखाया है, 5 था वाले में, ठीक है ना। तो अब जो बाकी नाम भी हैं एहतियातन मैं आपको बता देता हूं। रनिंग फाइनेंस तो आपको पता ही है क्या है, जनरल लोन है, ठीक है ना। ऐसे ही ये लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, TFCs, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी क्या है? ये भी अगर इशूड हो, अगर ये क्या हो, हाँ मैं यूं लिख देता हूं, इशूड लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, TFCs, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर लोन, जिसको हम जनरल लोन भी कह सकते हैं, स्पेसिफिकली भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल यूं कह लें आर लोन, यानी लायबिलिटी, ठीक है ना। अब वो अगली बात आपको पता है, अगर वो यूं कह भी सकता है पर्चे के अंदर कि जी हमने लोन नोट्स इशू किए हैं स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो फिर इधर ना पकड़ के ले जाना उसको, नहीं ये तो जनरल लोन है, ऐसे रूल ना बनाए। लेकिन नॉर्मली ये जनरल लोन ही होता है, ये पहले से इशू किए होते हैं, पैसे पड़े होते हैं तो वो यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने पर्चे के लिए क्या याद रखना है, अगर लोन नोट्स आ जाएं, डिबेंचर्स आ जाएं, बॉन्ड्स आ जाएं, TFCs आ जाएं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं, तो ये क्या होगा? हाँ, इररिडीमेबल ना हो, याद रखना मैंने रिडीमेबल लिखा है। ये खैर ये तो मैंने पढ़ाना है तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ये क्यों लायबिलिटी होती है। इनके अलावा बाकी मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा, थोड़ा सा समझा दिया आपको। लोन नोट्स और डिबेंचर्स क्या है, कंपनी ने इशू किए, 100 रुपए का एक पर्चा बनाया, लोगों को कहा ये 100 रुपए का पर्चा ले, हमें 100 रुपया दें, ये पर्चा ले ले। 5 साल बाद आके ये 100 भी ले लेना, और 5 साल में हम इसके ऊपर आपको हर साल 10-10 रुपये इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। तो ये क्या है? डिबेंचर या लोन नोट या TFC या बॉन्ड इशू करते हैं, ये लोन की तरह से ही है, पैसा लिया है, वापस पैसा भी करना है और इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना। बहरहाल इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता आपको, ये टॉपिक आ गया IFRS 9, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट इसमें नहीं आता। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है भाई? क्रेडिट की एक फैसिलिटी ली हुई है, क्रेडिट की एक लाइन ली हुई है, फैसिलिटी ली हुई है, उधार की एक फैसिलिटी, जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट, जस्ट लाइक रनिंग फाइनेंस, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है, इसलिए उसको मैं यहां नहीं डाल रहा। वो जनरल बात नहीं है, वो बड़ी स्पेसिफिक सी बात है, नजर आ रहा है। लाइन ऑफ उधार, फैसिलिटी ऑफ उधार, लिख लो, लाइन ऑफ क्रेडिट अंडरलाइन करके लिख लो, फैसिलिटी ऑफ उधार, फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, और सही है, बात समझ गए हो। तो अगर कभी सवाल के अंदर आ जाए लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, TFCs, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये क्या है? ये जस्ट एक लोन है, लायबिलिटी है, ठीक है। स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। वो असल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में तो भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर तो उसने लाइन ऑफ क्रेडिट भी लिखा हुआ, तो भाई लाइन ऑफ क्रेडिट मींस लोन फैसिलिटी ना, ठीक है। जस्ट लाइक नीचे वाला रनिंग फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह से, वो दोस्त ने अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब ये सारे सवाल हम कर सकते हैं, आपको खुली छुट्टी है, आप क्वेश्चन बैंक के 5 सवाल कर लें, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। लेकिन मैं 1 बाय 1 एक 2 करके सवाल होमवर्क में देता रहूंगा। तो आज जो आपका होमवर्क होगा, देखे ना, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, टिक करते जाए। पास पेपर 1 हम कर चुके हैं, पास पेपर 3 भी कर चुके हैं, जमाल नासिर क्लास में करवाया था, टिक करते जाए। पास पेपर 4 भी कर चुके हैं, पास पेपर 5 भी कर चुके हैं, पास पेपर 7 भी कर चुके हैं। अब आप 6 को होमवर्क में लिखें। 2 में क्या मसला आ रहा है भाई? कोई 2 की बात करने लगा था, 2 में किसी को मसला आ रहा है भाई? 2 में हाँ,
भाई ये वो कह रहा है डिटेल ऑफ कॉस्ट्स इनकर्ड। भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं भाई साहब, पास पेपर 2 वाइट लिमिटेड में कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है। भाई उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो ना, क्या है वो कह रहा है कॉस्ट्स इनकर्ड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। भाई प्रोजेक्ट कोई शुरू होता है तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ती है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बस ये बिजनेस का उसका प्रोजेक्ट का खर्चा है, ठीक है। लैंड प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, फिनिशिंग। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक शायद अच्छी बात है जो सिर्फ इसी सवाल में है, वो है, सुनो, ये सवाल भी होमवर्क में जा रहा है इसलिए क्योंकि डिस्कस कर लिया है थोड़ा सा। वाइट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप्स। इट अनाउंस्ड अ न्यू टाउनशिप विद अ नेम एंड स्टाइल ऑफ आशियाना। ये कोई चीज लिखनी पड़ती है। अच्छा, जी, ये वाइट लिमिटेड इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप्स। इट अनाउंस न्यू टाउनशिप, आशियाना शुरू किया उन्होंने। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एज अंडर लैंड और कंस्ट्रक्शन। द कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू शेयर होल्डर्स इक्विटी, बैंक लोन एंड डाउन पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स। ये सिर्फ इस सवाल में नजर आया मुझे, शायद किसी और भी पढ़ा हो लेकिन फिलहाल इस सवाल में नजर आया। आपने सुना ही होगा कभी भी कोई सोसाइटी स्टार्ट होती है तो जो लोग जो वहाँ पे प्लॉट्स लेते हैं तो उनसे पहले क्या कर लेते हैं, ये पैसे एडवांस में ले लेते हैं, डाउन पेमेंट ले लेते हैं और फिर किस्तों में पैसे भी लेते रहते हैं और फिर जब तक उनकी किस्तें पूरी होती हैं वो डेवलप करके हैंड ओवर कर देते हैं उस सोसाइटी वाले, ठीक है। अब ये जो सोसाइटी वालों ने एडवांस पैसे पकड़े हैं, ये एडवांस भी उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा? बोलो, इस पर क्या इंटरेस्ट पे करते हैं? यानी ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है प्रोजेक्ट का। अगर आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और वो आपने अपना यूज नहीं बल्कि बेचने के लिए, जैसे ये प्रोजेक्ट है, मतलब हाउसिंग सोसाइटी शुरू की है, तो जो आपने लोगों से एडवांस पकड़ा है उसको भी आपने इसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। बोलो, और है ना, ऐसे ही है ना, ये प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होना है ना। अब वो पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट, लेकिन वो आपके लिए इस्तेमाल के लिए है तो मौजूद, ठीक है। तो इक्विटी इसी तरह से, एडवांस डाउन पेमेंट जो आई है वो, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन, ये इस्तेमाल तो हो ही सकते हैं, ठीक है। द कंपनी प्लान टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट थ्रू शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओनरशिप पैसे मांगेंगे, बैंक लोन भी लेंगे और डाउन पेमेंट्स जो रिसीव हुई हैं बायर से वो भी इस्तेमाल करेंगे। द लैंड रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट वाज इन पोजेशन ऑफ कंपनी एंड हैड बीन एक्वायर्ड इन 2003। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन जैकब एंड एंड कंप्लीट 30 नवंबर 6। बड़ी गल है, 9-10 महीने में उन्होंने भड़का दिया काम को यार हमें। डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर आर एज फॉलोज, और ये सारी ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं। सारी क्या है जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सारी ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, ओके। ऑल द अबव बिल्स आर पेड ऑन द सेम डेट एक्सेप्ट फॉर 15 मिलियन इंक्लूडेड इन फिनिशिंग कॉस्ट विच वॉज पेड इन जनवरी 2007। पेबल भी आ गया, लेकिन एसेट की कॉस्ट में तो ऐड हो जाएगा, हाँ पेबल आएगा, ठीक है, माना। फंड्स आर अरेंज एज अंडर, शेयर होल्डर्स लाए 10 मिलियन, बैंक लोन ए 30 मिलियन, बैंक लोन बी 40 मिलियन, डाउन पेमेंट्स जो हुई हैं वो 24। और देखो लिखा हुआ है नो फाइनेंशियल कॉस्ट। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। तो आपकी बुक्स में कौन सा पास पेपर है? पास पेपर 2। तो होमवर्क के अंदर आ गया आपका पहला होमवर्क है पास पेपर 2 पास पेपर 2 वाइट लिमिटेड, ऐसा ही है। सेकंड आ गया आपका पास पेपर 6 मार्वलस, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मार्वलस लिमिटेड, ठीक है जी। और एक सवाल ना आप क्वेश्चन बैंक से भी ले लें, कोई एक सवाल दिखाएं मुझे अच्छा सा। अच्छा, वैसे चलो बहरहाल एक ले लो और फिर एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। अब एमसीक्यूज भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ। एमसीक्यूज IAS 36 के तैयार करा दिए थे, डिस्कस नहीं किए थे, होमवर्क में दिए थे आपको, चलें फिर वहाँ से ही काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज बोरिंग कॉस्ट के आपने पहले 15 कर लेने हैं और एम्पेयरमेंट के सारे एमसीक्यूज करके आने हैं। मैं और होमवर्क में क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं करना, एक क्वेश्चन कम हो गया, ठीक है। थर्ड पे आप क्या करोगे? एमसीक्यूज करने हैं IAS 36 के सारे और IAS 23 के पहले 15, ठीक है जी। मतलब समझ आए? अच्छा देखो, एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं होने लगा आपको, ठीक है, बस ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी है। इम्पेयरमेंट वाले तो बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो वही हैं, इंडिकेटर्स एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ये चीज़ जो है वो तो 3-4 चीज़ें दे देता है इस तरह से, वो आसान है, ठीक है। 1-2 में मसला आएगा, बाकी आसान है। लेकिन इसके अंदर बड़ा ध्यान रखना है बोरिंग कॉस्ट में, क्योंकि देखो ना, एक सवाल के अंदर से कितने सवाल निकल सकते हैं। एक सवाल के अंदर से वो ये सवाल भी कर सकता है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो, ठीक है।
दूसरा वो ये सवाल भी कर सकता है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो निकाल दो। अब याद होगा आपको एक साल के अंदर अगर पूरा साल बैंक को इंटरेस्ट दिया है तो कभी ऐसा होता था कि पहले महीने और आखिरी महीने का बैंक को देते थे लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते थे, तो वो दरमियान वाले 10 की कैपिटलाइज होने वाली इंटरेस्ट कॉस्ट भी मांग सकता है पर्चे में, रिक्वायरमेंट में। पहले आखिरी महीने के अंदर कोई एक्सपेंस आउट किया वो भी मांग सकता है। इन्वेस्टमेंट इनकम के भी इसी तरह से दो बन सकते हैं एक ही सवाल में से। इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होने वाले अरसे की कितनी है या अदर इनकम में जो गई वो कितनी है, या टोटल इंटरेस्ट भी निकाल सकता है। तो एक ही सवाल में से कई सवाल निकल सकते हैं। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना, ये एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ यार ये लो यार, मरे जा रहे हो 1 से 15, ठीक है अब तो कर लोगे। ओके सही है। तो 30 एमसीक्यूज करने हैं, 30 एमसीक्यूज करने में इंशाल्लाह आपको 40 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। ओके, और ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ तो ऐसे होंगे आप पढ़ोगे टिक 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 करते हो, कुछ कैलकुलेशन वाले भी हैं, ठीक है। तो ये 40 मिनट में एमसीक्यूज करोगे और ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आधे घंटे में ये 2 क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। अब आपको मसला नहीं है, ठीक है। तो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का होमवर्क होगा, ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने लगा हूँ, उसमें कोई होमवर्क नहीं होगा, उसमें बस आप क्लास वर्क को रिवाइज करके आ जाइएगा, ठीक है। ओके क्या मुझे क्या पता, ट्राई करो ना एक बार। चंदा अब होमवर्क में मिल गया ना, डिस्कस तो कल होगा। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 करते हैं जी शुरू। दिल यही कर रहा था सुबह को, ये कर लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आमिर भाई वो एग्जांपल अभी नहीं दिखानी इनको, उससे हटा दें फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड जो है ये लगता किस पे? लैंड पे, बिल्डिंग पर और इनके कॉम्बिनेशन पर। लैंड, बिल्डिंग एंड कॉम्बिनेशन, या चलो ठीक है एंड बोथ, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई होगा लैंड पे अगर अलग पड़ा है, बिल्डिंग पे अगर अलग है, और अगर लैंड बिल्डिंग इकट्ठा है मतलब कोई प्रॉपर्टी बन गई है पूरी, ठीक है, जैसे प्लाजा है, जैसे दफ्तर है, जैसे दुकान है, जैसे मकान है, तो ये लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा भी हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। पहली बात तो हो गई है इसका स्कोप। अब अगर लैंड है या बिल्डिंग है या इनका कॉम्बिनेशन है और हमने उसको रखा हुआ है, लैंड है, बिल्डिंग है और बोथ हैं, इसको मैं प्रॉपर्टी ना कह लूँ जरा। प्रॉपर्टी सिर्फ प्लॉट भी हो सकता है, ठीक है, लीज पे कुछ अरसे के लिए लिए हुए, लेकिन ऊपर बिल्डिंग अपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 12 लैंड है, बिल्डिंग है, बोथ है, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी जो है लैंड, बिल्डिंग या बोथ, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इसको हमने रखा हुआ है फॉर यूज इन आर बिजनेस, जिसको स्टैंडर्ड ने लिखा हो मुश्किल अल्फाज में, टू बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आवर बिजनेस, फॉर यूज ऑफ आवर बिजनेस, बस ठीक है। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल होता है? हमने एक प्लाजा बनाया हुआ है और वो प्लाजा जो है उसमें हमने अपने बिजनेस का हेड ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, बिजनेस का हेड ऑफिस है हमारा। अब वो प्लाजा क्या हमारी लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है ना, प्रॉपर्टी, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर यूज इन आर बिजनेस, ठीक है। या ये क्या लिख सकते हैं, बिजनेस पर्पस यूज, ठीक है। बिजनेस पर्पस यूज में अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपने इसको यूज किया तो भाई इस पे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। यानी लैंड है, बिल्डिंग है या इनका कॉम्बिनेशन है, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, तो ये वाला स्टैंडर्ड उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला स्टैंडर्ड उस पर नहीं लगेगा, उस पर IAS 16 लगेगा, वही जो आप पढ़ा है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो आपकी बिल्डिंग है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे यूजफुल लाइफ के ऊपर, ठीक है, या जैसे भी है स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा, उसके अपने उसूल हैं, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, इनिशियल रेगनिशन क्या करोगे जी, 2 शर्तें पूरी हो तो रिकॉर्ड करना, याद आएंगी बातें। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करना, ऐड कॉस्ट, कॉस्ट में क्या शामिल करना, परचेज प्राइस जी, डिस्काउंट लेस करके फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड कर देना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जी, कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, वो सारी बातें जो आप पढ़ के आए। तो अगर प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए है तो IAS 16 अप्लाई होगा, ठीक है।
अच्छा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी आप एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आप क्या करते हैं, आप प्लॉट खरीदते हैं, उस पर मकान बनाते हैं, बेच देते हैं, या प्लॉट ही खरीदते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ऊपर भी वैसे ही कर लें, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी, एक जैसा हो जाए ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या है, वो जो नॉर्मल एक्टिविटी है हमारी। ठीक है, फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, वो जी हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए हमें ऑफिस की जरूरत है, वो ऑफिस हम कर रहे हैं, अब ये हमारा बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है यूज का, तो वो IAS होना लग गया। और अगर फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर IAS 2 अप्लाइज, IAS 2, हाँ, इन्वेंट्रीज इज अप्लाइड। सही है, फिर ये प्रॉपर्टी आपकी इन्वेंट्री है, फिर आप उसको रखोगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, सही है। और अगर ये प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है फॉर रेंटल पर्पस, फॉर रेंटल पर्पस, अब देखो फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है बंदा जिसका काम ही कंस्ट्रक्शन करके बेचना है, ये उसकी बात नहीं हो रही है, तो हम दूसरा बिजनेस है। जैसे आपको बचपन में इंट्रो में उस्तादों ने बताया होगा, सेल या रेवेन्यू कहते हैं कोर एक्टिविटी की इनकम को, और जो कोर एक्टिविटी की इनकम ना हो से अदर इनकम कहते हैं। तो वो वाली बात हो रही है। जैसे मैं मिसाल बच्चों को दिया करता हूँ इंट्रो के अंदर कि राइस वालों की मेन कोर एक्टिविटी टीचिंग सर्विसेज हैं, इससे जो इनकम कमाते हैं ये इनका रेवेन्यू है। लेकिन अगर ये कुछ पैसे इजाफी पड़े हैं और पीछे 2 घर लेकर खरीद कर उन्हें किराए पे चढ़ा देते हैं, तो ये रेंटल इनकम मुझे आपको नहीं मिलनी है, ये राइस की ही इनकम, लेकिन इसको रेवेन्यू नहीं कहेंगे, अदर इनकम कहेंगे। तो ये उस तरह से मिसाल दी जा रही है कि प्रॉपर्टी एक ऐसे बिजनेस की जिसका अपना काम कुछ और है, ठीक है, लेकिन उसने एक प्रॉपर्टी भी ले ली, किस लिए, फॉर रेंटल पर्पस या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। सबसे पसंदीदा आप लोगों का काम, प्लॉट ले लो यार, 5-10 साल में बेच देंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन, या फॉर बोथ। अगर प्रॉपर्टी है फॉर रेंटल पर्पस और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ, मतलब ले ली प्रॉपर्टी, ऐसे भी तो ना भाई, मैंने प्लॉट ले लिया, क्यों लिया जी, यार 10 साल में कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, और पैसे जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख लिया। अच्छा, किसी ने बना बनाया घर खरीद लिया, हाँ भी क्यों लिया है, यार 10 साल बाद बेच दूंगा, पैसे इजाफी पड़े थे। अच्छा, अब जो 10 साल किराया भी आता रहेगा और साथ साथ कीमत जमीन की बढ़ती ही रहती है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आ गई और रेंटल भी आ गया। ठीक है, तो सिर्फ रेंटल पर्पस है, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है, या दोनों हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी का मकसद हो गया इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो फिर हमारा आज का नया स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अप्लाई। ठीक है जी, हाँ भाई, क्या सवाल करना चाह रहे हो तुम रेंजर खान वाले, बोलो। मैंने तो लिख तो दिया है ना, इन दोनों में से कोई एक का मतलब यह है कि कोई एक भी हो जाए तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर दोनों हो जाए तो फिर तो है ही। ठीक है, तो भाई सम अप करें बात को। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड भी हो सकता है, सिर्फ बिल्डिंग भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने रखी हुई है जो आप अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर यूज इन बिजनेस, राइस वालों ने ये वाला कैंपस अगर इनका अपना है, इनका एसेट बन जाएगा, किराए पे तो फिर तो एसेट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल ये इनकी अपनी ओनरशिप में अगर, तो ये वाली बिल्डिंग इनके बिजनेस यूज में है, इस पे आगे 16 लगेगा। और जो पीछे तारिक ब्लॉक के अंदर इन्होंने 2 मकान खरीद के किराए पे दे दिए, वो प्रॉपर्टी इनके मेन बिजनेस के यूज के अंदर नहीं है, और ना इनका काम प्रॉपर्टियां खरीद के बेचना या किराए पे चढ़ाना है, तो वो इधर भी नहीं आया, तो फिर कहां चला जाएगा, बात समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो उस पर आगे 16 लगेगा। अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, यानी हमारा बिजनेस ही क्या है, प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना, तो फिर IAS 2 लगेगा। और अगर हम बिजनेस तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली जिसको हमने रखा है फॉर रेंटल पर्पस, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर बोथ,
अच्छा रेंटल पर्पस के लिए भी ले तो कैपिटलाइजेशन खुद ब खुद ही हो रही होती है, ठीक है, तो दोनों ही रख ले, दोनों में से कोई एक लिखा हो या दोनों ही लिखे हो, हम उसको क्या कहेंगे जी, काम तो हमारा ये है नहीं। अगर काम ही यही होता प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना तो इधर चले जाते, और अगर ये प्रॉपर्टी बिजनेस में इस्तेमाल हो रही होती तो यहां चली जाती है। आइए 16, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ली है फॉर रेंटल पर्पस, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर बोथ, तो फिर उस पर क्या लग जाएगा IAS 40, ठीक है। तो ये पता लग गया कि IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगता किस पे है, बात समझ रहे हो, ठीक है, लगेगा किस पे, ऐसी प्रॉपर्टी पे जिसका मकसद हो फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ, ठीक है, क्लियर है ये बात। उस पर क्या लग जाएगा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, आसान कर लें तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड और बिल्डिंग ना कर दो बस, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का अकेला लैंड भी प्रॉपर्टी है और लैंड एंड बिल्डिंग मिलकर भी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, डन जी। जरा मैं फिर ऊपर वाली बात मिटा देता हूँ, जगह बन जाएगी, कुछ और लिख लेंगे बाद में, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। अब ये बात ऐसे होगी, प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग अगर फॉर यूज इन बिजनेस है, IAS 16 लगा देना, क्या कैसे लगाए पड़ा हुआ, अगर सेल है ऑर्डिनरी कोर्स में, मकसद ही यही काम ही यही है, तो फिर IAS 2 इंट्रो में पढ़ के आए, ठीक है। और अगर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, फॉर रेंटल या फॉर बोथ पर्पजेज है तो फिर IAS 40 अप्लाई हो गया, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला, बोलो। अब इसको अप्लाई करते हैं। वैसे तो मैं थ्योरी बाद में पढ़ाया करता हूँ, जैसे डिस्क्लोजर इसके एंड पे पढ़ेंगे, पहले बनाना सीख लेंगे सारा कुछ, ठीक है ना। लेकिन मैं क्योंकि IAS 16 ताज़ा पढ़ा के आया हूँ ना आपको, ठीक है, तो मिलती जुलती बातें, इनको जरा थोड़ी सी बातों को स्टार्ट में पढ़ा देते हैं। जैसे सबसे पहली बात, IAS 40 अप्लाई होने लगा तो सबसे पहली बात इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल भाई देखो, ये जो IAS 40 है ना, IAS 40 ये IAS 16 का छोटा भाई है, ठीक है ना, बड़ा ही मिलता जुलता है, इसीलिए इसके साथ करा रहा हूँ, ठीक है। IAS 40 नया नया आया, लोगों ने उससे पूछा, हाँ भाई बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन, से कहा ये क्या होता है। लोगों ने कहा रिकॉर्ड कब करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद आ रहा है, रिकॉर्ड कब करोगे PPE इनिशियल रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड कब करना है। इनिशियल रिकॉग्निशन क्या है जी, क्या था इनिशियल रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड, मुझे लगता है मैंने ऐसे लिखा भी था, रिकॉर्ड कब करें, कुछ ऐसी बात लिखी थी, क्वेश्चन पूछा लोगों ने, ठीक है। तो आंसर आया था IAS 16 का, क्या आंसर था, 2 शर्तें पूरी हों, क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जब लोगों ने छोटे भाई से आके पूछा, हाँ भाई इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्ड कब करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसने कहा 1 मिनट रुको, उसने भाई को, भाई वो पूछ रहे हैं कब रिकॉर्ड करना है, उन्होंने कहा यार जो मैंने कहा था ना तुम भी वही कह दो, तुम भी सेम बिल्कुल, ठीक है। मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन क्या है जी, इधर देखो, एन आइटम शैल बी रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा, ठीक है ना, IP, ओके, IP एड्रेस नहीं है, ठीक है, अब पूरा लिखना होगा, एन आइटम शैल बी रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इधर देखो, इफ एंड ओनली इफ नंबर वन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल टू फ्लो टू एंटिटी, पता नहीं अंग्रेजी शायद बदल गई हो पिछली दफा से, एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। लिखने की तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बात ही नहीं, कोई नहीं, ठीक है, और सही है ना, बिल्कुल IAS 16 जैसा है कि नहीं है। IAS 16 ने भी क्या कहा था, हमने कहा भाई कब PPE, किसी चीज को PPE कब कहें, उसने कहा 2 शर्तें पूरी कर ले, तो पहली, इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, दूसरा इसकी कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकती है, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप इसको ले लो PPE के तौर पे। फिर अगली बात हमने पूछी थी, उधर IAS 16 से लोगों ने पूछा था, अच्छा जी चले रिकॉर्ड तो हमने कर लिया, जब ये शर्तें पूरी होंगी करें कितने पर, इनिशियल मेजरमेंट, याद आ रहा है कुछ इनिशियल मेजरमेंट, इसकी मैंने उर्दू क्या लिखवाई थी, हाँ, रिकॉर्ड कितने पर करें, रिकॉर्ड कितने पर करें, किस अमाउंट पे करें, रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करें, भाई रिकॉर्ड करना है, हाँ जी कर लें, 2 शर्तें पूरी, हाँ जी होगी पूरी, अब फिर किस अमाउंट पे करें। अब IAS 40 छोटा है ना, इसलिए फिर परेशान हो गया यार, अब ये पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड किस पे करें। फिर भाई को फोन किया, भाई वो पूछ रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट किस पे करें, उसने कहा यार उन्हें कहो इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा होती है एट कॉस्ट,
और कॉस्ट में होती है चीज की परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? इनिशियल मेजरमेंट तो एन आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जहां पे लिखते थे एन आइटम ऑफ पीपी, यहां पे एन आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी इनिशियली measured at its cost। ठीक है। और कॉस्ट के लिए भाई वही वाली बातें सारी। कॉस्ट में क्या कुछ होगा? कॉस्ट में क्या कुछ होगा? परचेज प्राइस लेस स्टेट डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और नहीं ऐड करने रिफंडेबल टैक्सेस, जो बातें की थी। ठीक है, बिल्कुल वैसी। ओके, तो मैं फिलहाल यूं लिख रहा हूं, परचेज प्राइस। कॉस्ट में क्या होगा जी? परचेज प्राइस एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग, वही वाली, नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स करंट कंडीशन एंड लोकेशन। तो उठा के लानी नहीं होती, कंडीशन ही काफ़ी। ठीक है, बहरहाल इतना काफ़ी। ये नहीं, बातें वही रिपीट हो रही हैं, ऐसे नहीं इसको साथ रखा हुआ था, तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं। वो बीच में ज़रा ऐसी IAS 36 IAS 23 आ गए, मैंने कहा टेस्ट बदले, क्या वही बातें चल रही हैं, आप फिर वही डेप्रीसिएशन, फिर वही लेजर, फिर वैसे ही शक्ल का बनना है। तो मैंने कहा ऐसे बोर ना हो जाए, तो 36 कर लिया, 23 कर लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ग्रांट इसलिए पहले नहीं कराया कि ये भूल ही ना जाओ कुछ बिल। ठीक है, ये कर लें और उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट। सही है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है? एट किस पे जी? एट कॉस्ट। अगली बात क्या होगी फिर बताओ? अगली बात फिर क्या होगी? सबसीक्वेंट मेजरमेंट। क्या जी? सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट डेट पर सबसीक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है जी? ईयर एंड पर बैलेंस शीट डेट, जिसको हम ईयर एंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ईयर एंड पर क्या करें? ईयर एंड पर क्या करें? हाँ, सबसीक्वेंट मेजरमेंट में IAS 16 क्या कहता था? क्या कहता था? कॉस्ट मॉडल पे आ जाओ या रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाओ। अब इसने कहा यार मैं इतना छोटा भी नहीं रहा कि मैं हर बात पूछूं। ठीक है, ऐसे हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो उसने कहा ठीक है, थोड़ा सा तो फर्क भी हो, थोड़ा सा फर्क भी हो, वरना तो यही कहेंगे कि बड़े भाई की नकल कर रहा है। ठीक है ना, मुझे कहे पहले भी लोगों ने बंदर 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 कहना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मॉडल तो मैं भी दो ही रखूंगा, लेकिन कॉस्ट मॉडल तो बिल्कुल भाई जैसा रखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हैं तो हम भाई ना, सगे भाई हैं। ठीक है, कॉस्ट मॉडल तो मेरा वैसा ही है, लेकिन जो IAS 16 ने रीवैल्यूएशन मॉडल कहा था, मैं उसको फेयर वैल्यू मॉडल कह दूंगा। क्या कहूंगा? और थोड़ी आसान कर दूंगा अकाउंटिंग लोगों के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये पता लगा कि सबसीक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास यहां पर भी दो मॉडल्स मौजूद हैं। एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा जी? फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? एसेट नजर आएगा, कॉस्ट लेस, ये नजर आएगा आमिर भाई? नहीं तो सिर उड़ा दो दिन। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। ठीक है, और ये बुक वैल्यू आ जाती थी। ये वही है, नहीं नजर आ रहा भाई? थोड़ा सा सर नीचे करो, ये वाले बच्चे थोड़ा सा ये मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है ना। थोड़ा नीचे हो जाए चंदा। अच्छा यार, ये मैं ऊपर नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये एक पिक्चर में आ जाए। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए नीचे हो जाओ, देख लेंगे फिर बस। ठीक है, कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन लेस इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है, तुम भी ऐसे हो जाओ थोड़े से। ठीक है, थोड़े से ऐसे हो जाओ भाई। सही है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने बस ऐसी तंग सी जगह पे लिख दिया। फेयर वैल्यू मॉडल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ही। ठीक है, बल्कि अब ये यहाँ पे लिख लिया ना, इसको एक दफ़ा इसकी पिक्चर किसी ने लेनी हो तो ले लें, ऑनलाइन वाले पॉज करके देख लें। मैं अभी सबसीक्वेंट मॉडल को ऊपर लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं कहा, मज़ा नहीं आया। नहीं, पिक्चर नहीं लेनी, नहीं, यहाँ लिखूंगा, दोबारा। क्या हो गया? ओके, नंबर 3, ये 2 के बाद अगर 3 इधर आ गया। ठीक है, नंबर 3 सबसीक्वेंट। इधर क्लास वालों को भी मसला हो रहा था ना देखने में। सबसीक्वेंट मेजरमेंट। हाँ, उर्दू क्या लिखी थी मुझे भूल गई। बैलेंस शीट डेट, जिसका दूसरा नाम आप ईयर एंड भी कह देते हैं। ईयर एंड पर क्या करें? ये लिखा, क्या करें बता तो दिया है।
IS 40 ने कहा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट कॉस्ट मॉडल भी कर सकते हैं आप या एट फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल क्या होता था जी? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अब तो आपको पता है, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ठीक है ना? तो ये जैसा IS 16 में था इधर भी वैसा ही है। तो वेव्स लग गई हैं, किल करो, ऐसा समझो IS 16 ही पढ़ना है यहाँ पे। अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो क्या होगा? वही सब कुछ होगा जो आज तक होता आया। एसेट डेप्रिशिएट होगा यूजफुल लाइफ पे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, वही सारी कहानियां। यानी कि यूं समझ लो कि बस नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, बाकी काम सारे ही PPE वाले होंगे अगर कॉस्ट मॉडल पे हुआ तो, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि IS 40 के अंदर हम यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल, तो भाई इट इज टोटली डिफरेंट, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ, इधर चमक तो नहीं पड़ रही आमिर पे, रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ, इधर इधर पर क्या लगेगा फिर? इट इज टोटली डिफरेंट, मैं बोल रहा हूं अगर नहीं समझ आए तो, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16। एक तो ये बात याद रखें, ये वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फर्क जो डाला इन्होंने वो क्या है? दो चीजों का ध्यान रखेंगे जी। पहली बात, डू नॉट डेप्रीशिएट, डू नॉट डेप्रीशिएट। दूसरी बात, एट ईच बैलेंस शीट डेट, एट ईच बैलेंस शीट डेट यानी ईयर एंड, टेक द एसेट नहीं, टेक द ना बिल्डिंग भी नहीं, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है जी। एनी गेन और लॉस शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिफरेंट हो गया ना, उसमें तो अनरियलाइज्ड गेन कहते थे और रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालते थे, ठीक है। और हर साल रिवैल्यूएशन भी जरूरी नहीं होती थी, और रिवैल्यूएशन के बाद भी डेप्रीशिएट करते थे। याद आ रही है बातें? तो ये है डिफरेंस। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो डू नॉट डेप्रीशिएट, बल्कि क्या करो? एट ईच बैलेंस शीट डेट टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू। फिर एनी गेन और लॉस, एनी गेन और लॉस शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, स्टैंडर्ड खत्म। अब 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस। जो एक मुश्किल बात, थोड़ी सी मुश्किल बात जो रह गई है ना, वो सिर्फ ये है, सुन लो फिर बात दोबारा सम अप भी करता हूं, वो बात में करनी है ना बात, ठीक है। वो क्या होगी? हम पहले बिल्डिंग को यूज करते, हेड ऑफिस बनाया हुआ था, हमने सोचा नहीं हेड ऑफिस दूसरे में शिफ्ट कर लो, इसको किराए पे चढ़ा दो। तो क्या होगा? एक चीज आगे 16 में थी, ट्रांसफर हो जाएगी IS 40 में। IS 40 में किराए पे चढ़ाई हुई थी बिल्डिंग, ने कहा हमें बड़ा हेड ऑफिस चाहिए। अब किसी से किराए पे क्या लें? किराएदार को कहा चलो निकलो, हमने खुद आना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ट्रांसफर हो गई। इसी तरह से IS 2 में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर सिर्फ पढ़नी रह गई है, बाकी स्टैंडर्ड इतना ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड सिर्फ इतना सही है। स्टैंडर्ड कितना है जरा एक बार सुन लो, फिर नोट करना। आखिरी बात, पूरी समरी। प्रॉपर्टी है यानी लैंड है या बिल्डिंग है या बोथ है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ऐसे लिखना तो लिख लो, ठीक है। नहीं लिख लो, लैंड और बिल्डिंग ऐसे लिख लो ना, और बोथ, जैसे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और बोथ, ठीक है। लैंड है या बिल्डिंग है या दोनों है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी कहलाएगी ना, प्रॉपर्टी, अगर ये लैंड बिल्डिंग है बोथ यानी प्रॉपर्टी जो है, अगर ये हमने फॉर बिजनेस पर्पज रखी हुई है तो आगे 16 लगा, यानी बिजनेस के इस्तेमाल में, जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है उसमें इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा लाइक यूज फॉर हेड ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल यूज्ड एज हेड ऑफिस, ठीक है। तो क्या लगा दोगे? IAS 16। अगर ये प्रॉपर्टी है फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकॉर्ड कब करें आपको पता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, कंपनी रिकॉर्ड कब करें ये लिखा हुआ था, ओके जी। अगर प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो IS 16। अगर प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और बनाकर बेचते हैं,
तो क्या है IS2, इन्वेंट्री होगी, मकान हमारी इन्वेंट्री होगी, प्रॉपर्टी हमारी इन्वेंट्री होगी, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी है फॉर रेंटल पर्पस, फॉर कैपिटल एप्लिकेशन और फॉर बोथ, तो फिर लग जाएगा IS14। तो थोड़ा फर्क समझो, इन दोनों में कभी भी फर्क समझ नहीं आ रहा होता भाई, फर्क समझो, फर्क जान के जियो ना, ठीक है। तो ये क्या है, उसका काम ही यही है, मैंने आपको एग्जांपल दी राइस की, ठीक है ना। और एक है कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक ठेकेदार है, बंदा करता ही क्या है, मकान बनाता है बेचता है, बनाता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए। तो उनके लिए तो ये इन्वेंट्री, उनके पास जाओ ना कभी आप, भाई को प्लॉट पड़े हैं, सर मुझे इन्वेंट्री चेक करने दें, कभी गौर करेंगे ना आप, बड़े होंगे जब थोड़े से, ठीक है, आप वाले साहब से पूछिएगा, ठीक है कि जी आप जब जाते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास तो क्या कहता है जी, किराए वाले, किराए के तो काम वैसे साथ साथ कर रहे होते हैं, जो किराया तो है वो जो ओनर है उसका, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो, उन्होंने वो एजेंट बनाया हुआ, उसको नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर सेल परचेज कर रहे हैं ना, आपको नई सोसाइटी जाते हैं, उस कंपनी के पास जाते हैं आप, ठीक है, जिन्होंने वो लॉन्च किया, आप कहते हैं भाई प्लॉट कौन से पड़े हैं, वो आगे जो बंदा कहता है सर लेट मी चेक इन्वेंट्री, क्या मतलब, ये प्लॉट ऑफ लैंड जो है, ये जो मकान बने बनाए बेच रहे हैं, ये इनकी क्या है, इन्वेंट्री। तो फर्क जरा जान ले, ठीक है ना। ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसकी तो इन्वेंट्री हुई ना प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पे क्या है, बिजनेस मेन कुछ और है, जैसे मैंने एग्जांपल दी राइस की, बिजनेस है टीचिंग सर्विसेज देना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग इनकी IS16 में आती है, लेकिन जो इन्होंने कुछ इजाफी पैसे यूज करके पिछली ब्लॉक के अंदर 2 मकान खरीद के किराए पे दे दिए, तो ये इनका काम नहीं है, मेन कोर एक्टिविटी नहीं है। तो इनकी ये जो पिछले गली के मकान हैं, ये क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर कोई चीज फॉल करे तो क्या है अकाउंटिंग, हम पहले पूछेंगे रिकॉर्ड कब करें, जवाब आएगा जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाए, वही IS16 वाली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो, प्रोबेबिलिटी है इसकी, फायदा आएगा फ्यूचर में कई साल तक, जी, कॉस्ट लेवल में हो सकती है, जी बिल्कुल, रिकॉर्ड कर लो। अच्छा जी कर लें, कितने में करें भाई, इनिशियली तो ऐड कॉस्ट ही है, जिसमें परचेज प्राइस होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। फिर जी सब्सिक्वेंटली क्या करें, फिर सब्सिक्वेंटली यानी बैलेंस शीट डेट पर 2 मॉडल्स हैं, या तो वही पुराना कॉस्ट मॉडल, फटा पुराना, ठीक है, आसान, जैसे IS16 में बिल्कुल सेम, या फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। तुम जमाई ले लो, या जिसने लिए जमाई उसको पता है, हाथ खड़ा करो, मैं किससे, हाँ देखा, जमाई वाले को तो पता ही होता है ना, मैंने जमाई ली जी, एड फेयर वैल्यू ले जाओ। अब ये एंटायरली टोटली डिफरेंट है फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IS16। उसमें हम क्या करते थे, रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर करते थे कंप्यूटेशन को, ऐसे आता था बुक वैल्यू पे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करते थे, सरप्लस को कहते थे ये अनरियलाइज्ड है जी, अनरियलाइज्ड है, ठीक है, ये अनरियलाइज्ड है, इसको भेज दो रीवैल्यूएशन सरप्लस में, अलग से इक्विटी में दिखाओ। फिर ईयर एंड पे डेप्रिशिएट भी करते थे उस रीवैल्यूड एसेट को, और ट्रांसफर भी करते थे कुछ। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जब फेयर वैल्यू मॉडल पे आए तो डू नॉट डेप्रिशिएट, डू नॉट डेप्रिशिएट, और दूसरा डेप्रिशिएट नहीं करना, तो फेयर वैल्यू पे हर साल के एंड पे लेकर जाओगे, और गेन आए या लॉस आए सीधा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड। इसकी लॉजिक मत समझो, पर लॉजिक यूं भी है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, किसी भी वक्त बेच सकते हैं हम। PPE के जो एसेट्स पड़े होते हैं ना, वो हम यूज करके उनसे फायदा लेते हैं, ओवर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स हम यूज करके फायदा लेना होता है हमने उससे। ये तो हमने रखा है किस लिए हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है भाई, पैसे जिस दिन बढ़ गए हम बेच भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा इसको अनरियलाइज ना कहो, जो प्रॉफिट आए या लॉस आए, लॉस वैसे प्रॉफिट लॉस जाता है ना, जो प्रॉफिट भी आ जाए, फेयर वैल्यू गेन जो आ जाए, उसको भी सीधा कहां ले जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीधा कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डू नॉट डेप्रिशिएट, और दूसरा गेन या लॉस, गेन या लॉस कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में, हर साल के एंड में। बस इतनी सी अकाउंटिंग है इसकी, नोट कर लें, 2 मिनट है आपके पास। भाई कैमरा इधर लाने की जरूरत नहीं है आपको, वो देखेंगे उधर, बस मैं सवाल ढूंढ लूँ कोई। हाँ बस प्रॉफिट एंड लॉस, ओनर ने मांग लिया तो दे देंगे बेच के, बस सेनेट ने ये कहा है कि समझो ये रियलाइज ही है, ठीक है ना। हमने इसको कोई ऐसी मकसद के लिए तो नहीं रखा हुआ कि जी जब तक ये 20 साल इस्तेमाल नहीं होगी इससे फायदा नहीं आएगा, इस्तेमाल तो करेंगे ना बिजनेस में, बस एक साइड पे प्लॉट लेकर रख लिया था, किसी भी बेच सकते हैं, अच्छी कीमत जब लगे बेच देंगे। तो उसने कहा बस इसको अनलाइज ना करो, रियलाइज ही कहा करो। जरा बुक दिखाएं, लिखना तो नहीं कुछ इस पर, मैं बुक लेता हूँ अपनी, मतलब 100 की, असल में नंबरिंग बगैर वाली थी ना मेरे पास। अच्छा जी, अब आमिर भाई कोने पे ले जाएं, बिल्कुल कोने पे, वो एग्जांपल जो छुपाई हुई थी, आपने छुपाई हुई थी ना कि दिखाई हुई थी, हाँ चलें जी।
ये सब बच्चे नोट कर लें, ये पहली एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट में बाद में बताता हूँ, पहले एग्जांपल नोट करें। यार किसी के पास पूछ ना, मुझे तस्वीर भेज दे इसकी, अगली क्लास के लिए ना, होमवर्क वगैरह, क्या इस एरिया की तस्वीर भेज, कोई भी भेज दे, इसके पास नंबर हो मेरा, भेज दें। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, कोई भेज रहा तस्वीर मुझे, कौन भेज देगा? भेज रहा बच्चों का शायद जी, वो यार वो दूसरी क्लास के लिए फिर होमवर्क वगैरह। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, जिनको नहीं नजर आ रही वो लिख लें आप। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड, अब इसमें लिखा नहीं हुआ, मेरा अपना सब एग्जाम्पल है ना मेरी, इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ठीक है जी, फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये मैंने अब ऐड कर दिया ऐसे, मतलब कि पहले आपको पता नहीं लग रहा था ना कि ये कौन सी बात हो रही है, किस इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए, क्या मतलब, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हमने लैंड बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक है, सही है। तो लैंड बिल्डिंग इज परचेज फॉर इट्स कैपिटल, फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हमने लिए, इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ना, ऑन यकम जनवरी 11 फॉर 70 मिलियन, इसमें इंक्लूडेड है लैंड 30 का, तो मतलब बाकी 40 फिर बिल्डिंग होगी। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स, लैंड की लाइफ नहीं दी हुई, हाँ इनडेफिनेट नहीं, इन्फिनिट भी कह सकते हैं, वो कम होती नहीं है, जब से दुनिया बनी है लैंड तो पड़ा ही है, ठीक है। हम आते हैं, हम कहते हैं ये हमारी मलकियत है, हालांकि आए हैं और चले जाना है, पहले भी किसी और की थी, बाद में किसी और की, तो अल्लाह की है ज़मीन, तो बहरहाल तो हम तो कहते ही हैं बहरहाल मिल्कियत है। तो लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10 ईयर्स है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा, फेयर वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं जी रिक्वायरमेंट की, फिलहाल रिक्वायरमेंट ये रख लेते हैं, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर द, बेटा नहीं लिख सकता, आप सुन के लिख लें, ठीक है जी, सुन के लिख लें बेटा, सुन के लिख लें, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बेटा प्लीज़ ये क्यों फजूल में बोले जा रहे हो आप लोग, बात खत्म हो गई है बस। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 12, अज्यूमिंग नंबर 1 कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, नंबर 2 फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड, ठीक है जी। अब मैं दोबारा से इसको डिक्टेट कर रहा हूं, सुन ले जरा। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑन यकम जनवरी 11 फॉर 70 मिलियन, इंक्लूडिंग लैंड 30 मिलियन, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स, ओके। फिर फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन, ये लैंड बिल्डिंग मीन्स प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना। फेयर वैल्यू ऑफ दिस लैंड बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी एज ऑन 31 दिसंबर 11 95, एज ऑन 31 दिसंबर 12 65। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 12, अस्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड एंड फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड, ठीक है। करें शुरू, ये मिटा रहा हूं मैं। जर्नल एंट्रीज करनी है जी, हमारी पहली रिक्वायरमेंट कॉस्ट मॉडल पे अगर हम चल रहे हैं, किस पे जी, कॉस्ट मॉडल, तो बहुत सिंपल है और आज तक यही करते आए हैं। इधर देखो, पहले देख लो, फिर नोट करना, यकम जनवरी 11 एसेट खरीदा, एंट्री बोलो, हाँ, लेकिन आज क्या नाम लिखोगे,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस पहली बार लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर आपने तो रोज लिखना है, मैं सिर्फ आईपी लिख दिया करूँगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट 70 मिलियन से, ठीक है, डन। फिर आया 31 दिसंबर 11 और हमने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40/10, 40 लाइफ 10 साल है और बिल्डिंग कितनी है 40, तो 40/10, ठीक है। पहला साल खत्म हो गया, सही है ना। दूसरा साल आया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, यहां पे कौन सा साल था जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, ठीक है। 12 वाले साल में और तो कुछ हुआ नहीं, बस क्या कर देंगे हम एसेट को डेप्रीशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 4 से, नहीं समझ आती बात, भाई सिर्फ बिल्डिंग डेप्सिट होनी है, ओके। अगर मैं कॉस्ट मॉडल के लिए बैलेंस शीट बनाऊं तो नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी 70 की कॉस्ट पे, 2011 की बात कर रहा हूँ, और इसमें से लेस होगी, हाँ नोट भी बनाएंगे इसका, लेकिन फिलहाल जरा बचपन में वापस चले गए। एक्यूमुलेटेड डेप्ट पहले साल के अंदर तो सिर्फ 4 होगी, तो 66 की बुक वैल्यू नजर आएगी। समझ में आती है बात, नहीं समझ आई। एसेट खरीदा कितने का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 70 की खरीदी ना, जैसे पीपीई है ये वैसे ही चल रहा है। तो अगर आपने खरीदा है इसको 70 का, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में आपके 70 की एंट्री आ गई, तो 31 दिसंबर पर 70 रुपये की कॉस्ट आपकी बैलेंस शीट में चली गई, ठीक है। फिर आपने इसको किया पहले साल में डेप्रीशिएट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इस साल के एंड पर 1 साल की डेप्शन आई है, तो यही क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पड़ी होगी, तो ये 4 की एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ गई। तो फिर बुक वैल्यू कितनी आई, यही तो बता रहा था। अगर कॉस्ट मॉडल पे हो गए, इधर क्या, तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन पे नजर आएगा हमारा एसेट, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। जब 12 का साल आएगा 2012, तो कॉस्ट तो अपनी जगह कायम रहेगी, लेकिन ये देखो ये ब्रॉड डाउन 4 बनेगा, फिर अगले साल की डेप्रीसिएशन दोबारा 4 आएगी और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 8 बन जाएगी। तो ये मैंने ज़रा डायरेक्ट लिखने की जसारत कर ली थी, 8, ठीक है जी, 62। ये क्या था जी हमारा कॉस्ट मॉडल, इसलिए मैंने इसको वहाँ दूसरी साइड पर कर लिया ताकि ये मेरा फेयर वैल्यू मॉडल जो नई चीज़ है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाए हमारे बोर्ड के, ठीक है। ये तो मिटा दूँ ना, ये तो ऐसे समझाने के लिए, ये तो जस्ट समझाने के लिए, ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको समझ ना आए वो लेजर्स बना ले, इनके एंट्रीज हुई पड़ी। देख लो मैंने ये बचा लिया फिर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा इसको भी मिटा देंगे वक्त आने पर, ओके। नाउ दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी जी, अज्यूम करो फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 अगर बात करें, तो जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी उस दिन इसकी एंट्री यही होगी। भाई फेयर वैल्यू हो या कॉस्ट हो, जिस दिन खरीदेंगे, कॉस्ट मॉडल हो या फेयर वैल्यू मॉडल, पहले दिन तो उसने फेयर वैल्यू पे आना है ना, पहले दिन की जो कॉस्ट है वही फेयर वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट 70, ठीक है जी। अब मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, आप सबकी तवज्जो इधर, नोट ना करें अभी, अब रुक गए, नई चीज आ गई। मॉडल कौन सा है जी, फेयर वैल्यू मॉडल है, तो डू नॉट डेप्रीशिएट। पहली बात क्या है जी, डेप्रीशिएट हम
दूसरी बात, ईयर एंड पे उठाकर ले जाओ इसको फेयर वैल्यू पे। किस पे ले जाओ? अब जबानी बात करें ना तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आ रही है किस पे? 70 पे। इसको उठाकर ले जाओ 95 पे, तो 25 से बढ़ाना है। 25 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी और गेन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्रेडिट कर देंगे। ये हमने रूल बना लिया। लेकिन अगली बात अब सुन लो, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हुआ करेगी उसमें हम डायरेक्ट गेन लॉस नहीं निकाला करेंगे, हम एक छोटी सी वर्किंग कर लिया करेंगे। क्या किया करेंगे जी? वो वर्किंग क्या होगी? हम एक लेजर बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे जी? सिंपल सा एक लेजर बनाएंगे, आसान सा लेजर होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बन रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 11 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से किया करेंगे। ठीक है, और डेप्रीशिएट तो इसको हमने करना नहीं है। ठीक है, ईयर एंड पे आएंगे और 31 दिसंबर 11 पर क्लोजिंग फेयर वैल्यू लिख लिया करेंगे। कितनी है जी? आसान है ये, वैसे गलती के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कर लिया करेंगे, हम लेजर बनाएंगे। ठीक है जी, लेजर बनाएंगे और क्लोजिंग डेट पे फेयर वैल्यू सवाल में जो गिवन होगी उसको यहां पे लिख देंगे। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे 25, तो ये क्या है? एसेट बढ़ गया है, 70 से बढ़ के 95 पे गया है, तो क्या आ गया जी? फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग आ गया। ये फिगर निकाला करेंगे बैलेंसिंग, और ये जाया करेगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री तो वही हो रही है, जरा गौर करो। थोड़ी देर पहले बताइए आपको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है? क्रेडिट। डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये लेजर बना लिया करेंगे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 11 पर हमने डेप्रीशिएट नहीं किया, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाकर ले गए, क्योंकि एट ईच बैलेंस शीट डेट हमने ये काम करना है। तो पहली बैलेंस शीट डेट आ गई, अब इसमें माफी नहीं, अब हर साल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया जी? इसको 70 से 95 पे रखा, तो ये एंट्री कर दें। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 25 से, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फेंक दो क्रेडिट 25। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आया, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। हाँ जी, डेप्रीशिएट करेंगे, तो फिर फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया है। मुझे पता है आपको लग रहा है इतना आसान है, बस ठीक है यार ऐसे कर, नहीं भाई, छोटी सी बात है, कितना को टाइम लगना है इसमें, लेकिन एरर फ्री तरीका है। फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, लेजर बनाना है। क्या करना है? लेजर बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस 1 जनवरी 12 पे बन जाएगा, ओपनिंग 95। ठीक है जी, उसके बाद अगला काम क्या करना है? 31 दिसंबर 12 की फेयर वैल्यू को हमने क्या करना है जी? यहां पर क्लोजिंग बैलेंस है, ये सीडी लिखा हुआ ऊपर, मैंने पता नहीं क्या लग रहा है, जीडी लग रहा है, पता नहीं, बतख लग रही है जी। कितना? 65। अब बैलेंस किस तरफ आ गया? ये गेन लॉस भी ऐसे नहीं सोचा करेंगे, गेन लॉस भी ऐसे नहीं सोचेंगे, अब लेजर ही बताया करेगा हमें, हम क्यों इतना सोचें? पागल थोड़े ही हैं आप जी। 30 और यहां पे क्या है? जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ठीक है, आप सोच भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो रही है क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ओ फेयर वैल्यू लॉस आ गया। तो लॉसेस तो वैसे ही कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। हम तो गेन को भी ले गए, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाला करेंगे हम हमेशा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है लेजर में से, तो एंट्री बनेगी दूसरे साल के एंड पे, फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में 30 से डेबिट, और इन्वेस्टमेंट, या आज बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतना लिख रहा हूं, कल से आईपी होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 31 दिसंबर 12। ठीक है जी, अच्छा अब एक ही बार नोट कर लेना, बैलेंस शीट भी देख लो। बैलेंस शीट जी बेटा, हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी। इधर देखो 2011, 2010, हर सुकून ही सुकून है यहाँ तो। ये मिसाल के तौर पे हमारे सवाल में वर्किंग 1, अच्छा सॉरी, वर्किंग 1 से क्लोजिंग बैलेंस उठाओ, कितना? 95 और 60। फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब ही है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हर बैलेंस शीट की डेट पे अपनी
फेयर वैल्यू पे नजर आए तो आ रही है, फेयर वैल्यू पे देख लो, सवाल से देख लो, फेयर वैल्यू है, ठीक है। मुश्किल या आसान? ये स्टैंडर्ड ही कितना आसान है देखो, ये तो स्वीटनर है, मुश्किल आई है 16, हाईएस्ट 36, हाईएस्ट 23 पढ़ने के बाद ये तो स्वीटनर है, देखो कितना आसान था, है कि नहीं? है कि नहीं? सचमुच कुछ नहीं है मुश्किल यार। एक तो आप लोग क्यों समझते हो कि यार मैं ऐसे फ्रॉड लगा रहा हूँ आपके साथ, नहीं है मैं क्या। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, वो इनकम स्टेटमेंट की जगह भी बच गई है, इधर देखो वो भी देख लो, हैं ये एक्स टैक्स, ओके, हैं ये एक्स टैक्स 2012 2011। हाँ भाई, फेयर वैल्यू मॉडल पे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इनकम स्टेटमेंट में आएगी डेप्रीसिएशन, नहीं आएगी डेप्रीसिएशन, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस आता है। तो पहले साल में फेयर वैल्यू गेन था 25 का, दूसरे साल में फेयर वैल्यू लॉस है 30 का। आप कहोगे जी ये क्या बात हुई, दोनों जगह पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है, जाओ कर लो जो करना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर 2000 जरा दूर से नजर आ जाए, ठीक है। और लिखना है तो माइनस कर दो, यहाँ लिखा तो है लॉस और गेन, तो टेंशन ना लिया करो, किसी को तकलीफ हो तो वो माइनस लिख ले यहाँ पे, ओके ऑनलाइन वालों, ओके ये सवाल ना करते रहना मुझसे। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये गेन है एग्जामिनर, ये गेन है एग्जामिनर, ये लॉस है, ओके। आप किसी को तकलीफ हो तो इसको माइनस कर दें, नो इशू, आपको इजाजत है। ओह इसकी इनकम स्टेटमेंट किसने बनाई, वाह वाह, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स 2012 2011 अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो एक्सपेंस आएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4 पे 4। तो जी काम हो गया आपका। ये देखो ये ना पूरा एक लेक्चर बन गया, ठीक है, इसलिए मैं वहां पे बेटा वो एग्जांपल लिख रहा था जरा छोटी छोटी करके। अब देखो ये है हमारा IAS 40 बेसिक बात, जहां मुझे लिखने दो रहा, क्या बात है जी, अगर प्रॉपर्टी मींस लैंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, बोथ ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी फॉर रेंटल पर्पस फॉर कैपिटल या बोथ हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगता है। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल इग्निशन दो शर्तों पे, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, और इस एग्जांपल में कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, ओह फेयर वैल्यू मॉडल, सॉरी कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। अब ये उम्मीद तो है एक पिक्चर में आ जाएगा। आमिर भाई आप भी कोशिश करके ना इसको यहां तक लगा सकते हैं, यहां तक, ठीक है, ताकि वो उनके लिए भी ये सारा समराइज हो जाए पूरा स्टैंडर्ड ट्रांसफर्स के अलावा। अच्छा होमवर्क दूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? हाँ वो MCQs भी तो हैं, 30 MCQs भी करने हैं। अच्छा 1.5 घंटे से ज्यादा होमवर्क मेरा दिल नहीं होता कि बच्चों को दिया जाए वीकडेज में, क्योंकि देखें नहीं होता खुद, अगर देखो ना कौन सा गेम ये रियलाइज्ड है, मतलब कहते हैं, पहले भी बच्चे ने सवाल पूछा, भाई पूछ रहे हैं कि जी ये गेन रियलाइज तो नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस को लेके जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड कहता है यार समझो रियलाइज ही है, ठीक है, आप अभी अच्छी कीमत लगे तो बेच दोगे। पीपीई ऐसा नहीं होता, पीपीई में हमारी नियत ही क्या होती है, इसको कई साल इस्तेमाल करके फायदा ले, बेचने के लिए नहीं लिया करते हम पीपीई, ठीक है ना। लेकिन इसका तो मकसद ही क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, अच्छी कीमत मिल गई निकाल देंगे, तो इसको रियलाइज में फेंक देते होते हैं, कहते हैं बस रियलाइज में फेंकते रहो, सबर बात कोई कर रहा था बुला दी तुमने। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप अगर होमवर्क करोगे कैसे, तकिया तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगा लो तकिया, पर मसला क्या है, सज्जे पासे चाय का कप खबे पासे मोबाइल, मैंने सज्जे पासे इसलिए रखा ताकि आप दाएं हाथ से चाय पिए, सुनता, ठीक है, तो सज्जे पासे चाय का कप खबे पासे मोबाइल। अब एक लाइन लिखी, एक सिर्फ चाय का लिया रख दिया, फिर दूसरी लाइन लिखी मैसेज तो नहीं आया कोई, तो बेटा उसका तरीका ये है, देखो आप अपनी सारी एक्टिविटीज जरूर किया करो, आप लोग अच्छी बात है असर से मगरिब गेम किया करो, हमेशा किया करो, रोज किया करो, बहुत अच्छा है ये, आप दोस्तों के साथ लूडो शुडो भी खेला करो, लेकिन ये तब हो सकेगा जब आप पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पास हों, जितने पर्चे रखे हैं वो सब पास करने जरूरी है, ठीक है, तो अगर 3 पर्चे रखे हैं तो फी पर्चा 1.5 घंटा रोज जो दे रहा है वो पास हो जाएगा। इसका मतलब क्लासेस पढ़ने के बाद 4.5 घंटे घर पे जाके पढ़ो, उसके बाद जो मर्जी आए करो। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि 1.5 घंटे के अंदर होमवर्क को, अब करना क्या है, अब आपने वो 4.5 घंटे के लिए मोबाइल को ऑफ करके इतना को दूर रख देना है कि हाथ पकड़ के ऐसे साथ रखा हो ना, तो ऑफ में भी यार ऑन करके देख लो मैसेज ही ना आ गया हो,
ये ज्यादा मुसीबत होती है। ऑफ करो, इतनी दूर रख दो, आपने तो उठना कोई नहीं है माशाल्लाह से, जितने को आप चुस्त हैं, ठीक है ना। तो आप 4.5 नहीं 4 घंटे कर लो, ठीक है। 4 घंटे घर जाके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद किताबें रखो और याशी करो, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि 1.5 घंटे के आसपास ही रहे होमवर्क, ताकि आप इसको भी करें और बाकी पेपर्स को भी करें, ठीक है ना। तो ठीक है, आपने क्या करना है, वो तकरीबन 1.5 घंटे पे पहले ही होमवर्क पहुंचा हुआ है। आपने इस क्लास वर्क को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ये समझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पूरा स्टैंडर्ड है, बस वो थोड़ी बहुत बीच में जो स्टैंडर्ड की बातें होती हैं जैसे, ठीक है। कल मैं इसका नोट बनाना सिखा दूंगा आपको, और फिर ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर देख के फिर नोट बनाना सीख लेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे तो हमने सारा कुछ ही पढ़ा हुआ होगा ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, माजरत वो जहन में आ गया, एक बच्चे ने अल्लाह जाए खैर, उसने बताया कि टेस्ट 3 अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, तो मैंने कहा 5-7 मिनट है, चुप बेटा, अभी कौन सा जुम्मा पढ़ने तुम्हें 10 बजे। अच्छा, वैसे टाइम ज़ाया होगा, ऐसे टाइम ज़ाया होगा। आप लोग अपनी अपनी ज़बानों को लगाम दे लें, चुप कर लें। ये काम करके ही जाना है, जिसने जाना है वो दरवाज़ा चले जाओ, जाना है तो ठीक है। अच्छा जी, इस बच्चे को कुछ ना कहना जिसने याद करवाया है। अच्छा सुनो, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, बस 5 मिनट, ठीक है। हालांकि आसान टेस्ट है, लेकिन चूंकि क्लास में ऐसे बस डिस्कस नहीं हुआ ना, तो ऐसे दिल में रह जाती है, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ओके, प्लांट की कैरिंग वैल्यू 610 है 30 जून 18 पे, ठीक है। और कह रहे हैं परफॉर्मेंस जो डिटोरिएट हो रही है, और अब हमें इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की जरूरत है। अब ये एस्टीमेट्स हैं 30 जून 19 वाले साल के, इस वक्त 30 में 18 पे खड़े हैं। अगले एक साल के उसने एस्टीमेट्स दिए कैश फ्लो के, जिनमें इनफ्लोज, ऑपरेशनल आउटफ्लोज, ये दोनों तो आपने लेने थे। डेप्रिसिएशन इग्नोर करनी थी, 8 इग्नोर करना था, क्यों, एक्रूअल है। फिर इंक्रीजिंग कैपेसिटी 60 इग्नोर करना था, इसकी वजह से कैश फ्लो जो आए वो भी इग्नोर करने थे। इंटरेस्ट और फाइनेंशियल भी इग्नोर करना था, मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी थी, टैक्स पेमेंट्स भी इग्नोर करनी, सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। मतलब इस पूरे टेबल में से आपको 250 का इनफ्लो, -25 का आउटफ्लो, -15 का आउटफ्लो लेना था, ठीक हो गया। अगली बात, कैश फ्लो फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15%, ठीक है। अब भाई हर एक कैश फ्लो को अलग अलग 85% नहीं करते रहना था आपने, 15% डिक्रीज नहीं करना था। जो नेट कैश इनफ्लो आया उसी को आपने 85% और 85% करके जितने साल इसने कहे हैं उतने साल काम करते जाना था। आई कहता है द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज, मतलब ये जो काम आपने करना था ना 19, 20, 21 इन 3 साल के लिए करना था, ठीक है। ओके, यानी प्रोजेक्शन 3 साल की थी। फिर आगे कहते हैं जी तीसरे साल के एंड पे 100 भी आना है। अब ये एक मसला था थोड़ा सा, ठीक है। आपने नेट कैश इनफ्लोज विदाउट सेल प्रोसीड तो ले लिए थे, ये 3 लिए थे, इनको बढ़ाते भी आए थे, और सॉरी कम भी करते आए थे 15% से, लेकिन तीसरे साल के एंड पे 100 रुपया भी आना था, ठीक है। ये 100 रुपया भूल ही जाना था आपको, ये एस्टिमेटेड है 100 पे, ठीक है। अब उसने नहीं बताया इस दिन की कोई सेल प्रोसीड्स में से माइनस करनी है डिस्पोजल कॉस्ट, तो फिर ये नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट ही गिवन होगी, 100 रुपए की फिगर ही लेनी थी, ठीक है। सही हो गया। ठहर जा वो भी कर लेते हैं, खड़ जा। तो ये ज़रा सीन था जी, ज़रा देखें, ज़रा सोल्यूशन आप लोगों को मिल ही गया होना वैसे तो, बेटा मिलना चाहिए था ना। ये देखें जी, ये तीनों कैश फ्लोज आए 210, ये काम हुआ 210। अब इस 179 को जरा कैलकुलेटर्स पे करो 85%, यानी इसको 15% काम करो। 152 प्लस 100 252, ये करना था जरा, ठीक है। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यू यूज आ गई, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया हमने 9% पे, ठीक है। 537, ये 537 वैल्यू यूज आ गई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट उसे सवाल के अंदर गिवन थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट चलिए। एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 मिलियन, बट एपीएल हैज टू इनकर फॉलोइंग कॉस्ट, यानी 570 फेयर वैल्यू है। कॉस्ट टू सेल में 3 चीजें दे दी, कॉस्ट टू ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, यस दिस इज अ डिस्पोजल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट, हाँ वकील को कहा जरा एग्रीमेंट वगैरह बना दो, ट्रांसफर डीड बना दो, दिस इज अ डिस्पोजल कॉस्ट। कॉस्ट रीऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, वो प्लांट चला गया, बाद में कुछ चीजें सही करनी पड़ी उस वजह से, नहीं भाई नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस को सही कर रहे हो, नहीं ये तो उस प्लांट की वजह से आपको कॉस्ट नहीं पड़ी, उस प्लांट की डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है, बाद में आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आप चेंज करने लग गए, तो आपका अपना मसला है, ठीक है। तो 50 को इग्नोर करना था, तो 570 माइनस 55, 570 माइनस 45 माइनस 10, 515 आ गया। 610 बुक वैल्यू थी, इनमें से हायर ये, और 73 का क्या आ गया हमें, इंपेयरमेंट लॉस। अब 30 जून 19 की डेप्शन लेनी थी, ये 30 जून 18 पे हम खड़े थे, ये 30 जून 18 पे थे, और एसेट हमारा आ चुका है 537 पे, 537 पे।
अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल, लेकिन 537 माइनस 100 करना भूल गए, कुछ मुस्कुरा रहे हैं अब रेजिडुअल वैल्यू तो थी यूजफुल लाइफ के एंड पे 30। क्या यार देखो, असल में इसने एसेट को इंपेयर नहीं किया था, तो इसने एस्टिमेटेड डेप्शन ली थी। हमने अपने कैश फ्लो में तो उसको लिया ही नहीं है, जस्ट इग्नोर कर दिया। अब हमारा एसेट जो डाउन आ गया तो डेप्शन भी डाउन हो ही जानी थी। ओके, अच्छा जी। उसके बाद दूसरे एमसीक्यू में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, हमारा एसेट पुराना हो रहा है, ये तो इंडिकेटर है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज, याद आ रही है बात, इनवर्स रिलेशन, तो खतरा है, दिस इज एन इंडिकेटर। फोर्थ इज एस्टिमेटेड एनआर, नहीं थर्ड इज, सॉरी थर्ड, अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू। ये समझ मुझे भी नहीं आ रही, छोड़ो, मतलब कह रहा हूं छोड़ो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बता रहा हूं तरीका बता रहा हूं, फिर बाद में बात भी कर लेंगे। डी, एस्टिमेटेड एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू आग although this value is still greater than its cost। मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट 100 रुपए थी, होती इसकी एनआरवी शायद पहले 150 थी, लेकिन आग लगी, थोड़ी सी खराब होगी, धुआं शुआं लग गया हमारी ब्रेड को, और वो अब 125 की हो गई है, लेकिन स्टिल वो 100 से ऊपर ही है। तो ये तो वैसे ही इन्वेंट्री IS-36 में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, लॉस भी फ्यूचर का नहीं ना आ रहा, उल्टा गेन ही है, अभी भी फ्यूचर में गेन है, गेन कम हो गया है, तो ये तो रह गया। तो फिर इसलिए अब समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन सी ही कर लिया, बाकी सारे तो सॉरी क्या मतलब, सॉरी ये डी है, आंसर डी है। क्यों? ये क्या है? ये इंपेयरमेंट तो वैसे आपको इन्वेंट्रीज पे लगता ही नहीं है, फ्यूचर लॉस भी इसमें नहीं आ रहा था, तो जबरदस्ती आई कैप ने इसको फिट किया इस एमसीक्यू को यहाँ पे इन्वेंट्रीज के अंदर। लेकिन हम कहें जी चलो माना इन्वेंट्री जो है वो शायद इंपेयरमेंट से गुजारनी है उसने, कि जी इन्वेंट्री नहीं है, ये बेसिकली ये इन्वेंट्री में पड़ा हुआ एक फिक्स एसेट है, जबरदस्ती करनी है अगर तो ऐसे कर लो, तो भाई वो फ्यूचर के अंदर गेन पे ही बिक रहा है, लॉस पे नहीं बिक रहा, लॉस पे नहीं बिक रहा, ठीक है। तो बाकी इसको कल बात करेंगे, अब ज्यादा बात आगे होगी। रह क्या गया? तीसरा सवाल कुछ नहीं है यार, यही तो क्या आखिरी स्टेप में कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो आती रहे, हमें उससे क्या, हम तो इसी एसेट को कह रहे हैं कि हमने अपने पास रखना है, अगर पास रखना है तो ये कितने का बिकेगा वो बताओ, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एसेट नहीं बदलना, ठीक है ना। बहरहाल इस पे बात करेंगे, ये 3-4 मिनट कल भी चाहिए होंगे, कल आते ही याद करो ना, पहले ये काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।